सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उन्होंने एक पत्रकार से लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। शिक्षा मंत्री के रूप में शानदार काम से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने और शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का श्रेय उनको जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति ने उन्हें 2019 का चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित भी किया था। उन्होंने पत्रकार के तौर पर न्यूज़ चैनल्स और ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। इसके बाद उन्होंने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ की शुरुआत की। अन्ना आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन भी किया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस समय दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। मनीष जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे ले रहा हूं कि कोरोना में भी कोरोना के जो केसेज हैं दिल्ली में अब 1 लाख की संख्या पार कर गई है। हालांकि इनमें ज़्यादातर लोग ठीक भी हो चुके हैं और जो एक्टिव केस हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में कोरोना पर काबू पा लिया है? दिल्ली सरकार ने दिल्ली के डॉक्टर्स के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी, हम सब मतलब मुख्यमंत्री जी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सोच, उनकी सूझबूझ, ये सब है। लेकिन जो लड़ाई फ्रंट पे रह के दिल्ली के डॉक्टर्स ने लड़ी है, दिल्ली के मेडिकल स्टाफ ने लड़ी है। आज दिल्ली में कोरोना जब स्टेबिलिटी पर है तो इसका श्रेय उनको जाता है। उन्होंने बहुत रिस्क लेकर अपनी जान पे बहुत मेहनत की है और मैं इसका श्रेय उनको दूंगा। मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से रणनीति बनाई, जिस तरह से सभी लोगों को साथ लिया, केंद्र सरकार से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक को, उससे डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा और हमारे डॉक्टर्स मजबूत हुए और हम कोरोना को अब आज हम कह सकते हैं कि थोड़ा नियंत्रण में लाने में कामयाब हुए हैं। मनीष जी, दिल्ली और मुंबई, जब भी हिंदुस्तान की बात होती है तो 2 शहरों की बात अपने आप आ जाती है। दिल्ली ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया, कोरोना के साथ जीने की कला लोगों को दिखा दी, लेकिन मुंबई में बड़ा डर और भय का माहौल बना हुआ है। मुंबई के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे उनके डर और भय को दूर करने के लिए? नहीं, जैसा मुख्यमंत्री अरविंद जी कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीने की प्रैक्टिस करनी होगी और इसको स्वीकार करना होगा कि कोरोना है और अभी ये रहेगा, जाने वाला नहीं है। वैसे में हम डेथ्स को कैसे कंट्रोल करें मैक्सिमम, तो उसके लिए उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया दिल्ली में। और मुंबई में हमसे पहले केसेस बढ़ने शुरू हुए थे तो मुंबई के बहुत सारी चीज़ों को देख के हमने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया दिल्ली के सिस्टम को, और वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली। दिल्ली से के प्रयोगों से भी मुंबई और तमाम लोग बहुत समझ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी के जो 5 पॉइंट्स हैं जिसको मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सबसे पहला उसमें टेस्टिंग है। हम देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, 20 से 25 हज़ार टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। इसके अलावा आइसोलेशन है, इसमें होम आइसोलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी है, सर्विलेंस है। तो इस तरह से हर चीज़ को लेके मुख्यमंत्री जी ने पूरी रणनीति बनाई हुई है और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामाजिक संस्थाएं सबको वो साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम सारे एफर्ट, सारे रिसोर्सेज मिला के इसमें झोंक के इसको रोकने में कामयाब हुए हैं। जून के पहले सप्ताह में दिल्ली की स्थिति खराब हो रही थी और विशेषज्ञों के आकलन के आधार पर आपने भी कहा था कि अगर संक्रमण की यही रफ्तार रही तो जुलाई तक मरीजों की संख्या बढ़कर दिल्ली में 5 लाख हो जाएगी। मौजूदा स्थिति के हिसाब से अब आपका क्या अनुमान है, मतलब डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं दिल्ली को लेकर के? अभी जो दिल्ली के जो मैंने जिनका जिक्र कर रहे हैं, मैंने ये डेटा भारत सरकार की वेबसाइट जो है, जो उन्होंने कोविड के आंकड़ों के बारे में बनाई है, उससे लिया था। और अब मैं समझता हूँ जो उस वक्त 5.5 लाख बताया गया था, अभी मैं इसलिए इसको खोल रहा था। उस वक्त जो डबल होने का रेट था वो 12 दिन में केसेस डबल हो जा रहे थे।
अब करीब 30 दिन में केस डबल हो रहे हैं और इस हिसाब से देखें तो लोग ठीक काफ़ी होते चले जा रहे हैं। 70% लोग ठीक हो गए हैं। तो अब वो स्थिति नहीं है जो जून के पहले हफ्ते की स्थिति थी। अब मोटे मोटे तौर पर हमें 15,000 बेड्स की ज़रूरत 30 जून तक पड़ने वाली थी उस परिस्थिति में, अगर वैसी परिस्थिति जारी रहती। अब हमारा अनुमान है कि 31 जुलाई तक शायद 15,000 बेड्स की ज़रूरत पड़े, अगर आज की स्पीड से बढ़ा, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब इससे भी नीचे जाएगा स्पीड में। तो वैसे में शायद 31 जुलाई तक उतने बेड्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन हम 15,000 बेड्स हॉस्पिटल के तैयार हमने कर रखे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को आईसीयू या हॉस्पिटल बेड्स की वजह से परेशानी ना हो। बहुत बेहतर मनीष जी। लॉकडाउन न खुलने के बाद जून के पहले सप्ताह में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के क्या कारण रहे, जबकि लॉकडाउन पीरियड में सरकार कोरोना के इलाज से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने में जुटी थी? तो आखिर दिक्कत उस वक्त कहां पे हुई? क्योंकि लॉकडाउन में तो सब लोग आइसोलेशन में थे, उसके बाद भी केसेस बहुत तेजी से ट्रांसमिट हुए। जब लॉकडाउन खुलने की घोषणा हुई, अनलॉक 1 हुआ, तो उपेंद्र जी, हर जगह इसका ट्रेंड जो कोरोना का देखने को मिला है कि ये लॉकडाउन की वजह से स्लो तो स्प्रेड हो सकता है, लेकिन इसको रोका कहीं भी नहीं जा सका है जी। दिल्ली ने एक भूमिका, जो मुंबई और दिल्ली 2 शहरों ने देश में निभाई, कि जितने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, जो विदेशों में बसे हुए भारतीय थे, जो लॉकडाउन की वजह से बाहर रुक गए थे, उनको लाके दिल्ली और मुंबई में ही रोका गया, क्वारंटाइन किया गया। दिल्ली में 35,000 लोग ऐसे लोग आए जो लॉकडाउन खुलने के बाद विदेशों से आए थे, जिनको भारत के अलग अलग हिस्सों में जाना था, लेकिन दिल्ली में उनको रोका गया, उनको होस्ट किया गया कुछ समय के लिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था और उस जिम्मेदारी में रिस्क तो उठाना ही था, क्योंकि देश की राजधानी है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से दिल्ली में केस बढ़े। जहां नहीं बढ़े थे वहां से मैं आजकल सुन रहा हूं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि आप टेस्टिंग के लिए तैयार रहिए, आप आइसोलेशन की रणनीति बना के रखिए, आप हॉस्पिटल के बेड्स तैयार रखिए, कोरोना अगर आएगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर बिल्कुल। राजधानी दिल्ली में केंद्र, राज्य जो है, एमसीडी, नगर निगम, अलग अलग एजेंसियां काम करती हैं। क्या आप ये मानते हैं कि शुरुआत में समन्वय की कमी रही, जिसकी वजह से लॉकडाउन खुलते ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ गए? अगर समन्वय बहुत मजबूत रहता तो और बेहतर कंट्रोल आता आप लोगों के हाथ में। उपेंद्र जी, ये एक पोस्टमार्टम है, किसी समय के बाद हो सकता है, आपकी बात ठीक है, और कोऑर्डिनेशन होता। कोऑर्डिनेशन में जहां भी कमी थी, फिर मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के उसको दुरुस्त भी करने की कोशिश की। गृह मंत्री जी भी आगे आए, उनके साथ भी पूरा संपर्क किया। उनकी भारत सरकार की ओर से जो भी डायरेक्शंस मिल रही थी, मुख्यमंत्री जी खुद उनका रोजाना रिव्यू करते रहे। तो और एमसीडी के साथ भी हमारी तरफ से कहीं कोई कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं रही, पर शायद केंद्र सरकार के और सक्रिय होने के बाद एमसीडी में, जो भारतीय जनता पार्टी का शासित सिस्टम है, वो भी और कोऑर्डिनेशन के मूड में आया होगा। तो हमारी तरफ से कहीं किसी से कोऑर्डिनेशन में ना पहले कमी थी ना अब है, और वो एक स्पाइक चल रहा था जी। उसमें मुझे लगता है अब थोड़ी स्टेबिलिटी है, और ऊपर वाले ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो ये स्टेबिलिटी अब नीचे की तरफ जाएगी। ऐसा हम सब दुआ भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। मनीष जी, आमतौर पर देखने में रहा है कि केंद्र के साथ आप लोगों का सैद्धांतिक टकराव बहुत रहा, और कई बार वो टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, मीडिया के लोग उसमें बहुत ज़्यादा रस लेने लगते थे। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों ने संतुलन रखा है, और गृह मंत्री जी के साथ जिस तरीके से दिल्ली सरकार का समन्वय दिखा, बैठकें हुई, चीज़ें हुई, तो ये समन्वय के पीछे आधार क्या रहा? इसका आधार देखिए यही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते भी हैं कि दिल्ली के लोगों ने हमको चुना है, हम दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। और ये सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी के हाथ जोड़ने पड़े, किसी को मनाना पड़े, किसी को समझाना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, किसी से प्यार से बात करनी पड़े, वो सब कर सकते हैं दिल्ली के लोगों के लिए। कोरोना के समय पे हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़े तो है नहीं, हम व्यवस्थाओं को लेके लोगों से टकराहट रहती है। कोरोना के समय पे इतने क्रिटिकल समय में कोई छोटी मोटी असहमति है भी तो हमने हमेशा उससे बातचीत से सुलझाने की कोशिश की है, और आपने देखा 2-3 बार ऐसी परिस्थितियां बनी बीच में जहां हमारे और केंद्र सरकार के बीच कुछ चीज़ों को लेकर असहमति थी। जब बातचीत हुई, मीटिंग्स में चर्चा हुई, थोड़ी खुलकर चर्चा हुई, उसके बाद में वो चीज़ें सुलझी भी, और अंतोगत जो फैसले हुए, अल्टीमेटली जो फैसले हुए वो दिल्ली के लोगों के हित में हुए।
पिछले वक्त में एलजी के साथ और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने जो कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग हैं, बहुत ज़्यादा मतभेद रहते थे। लेकिन क्या ये माना जाए कि संकट काल में जब संकट बड़ा होता है तो छोटे छोटे मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं? बिल्कुल यही अप्रोच लेकर हम चल रहे हैं कि कोई छोटी मोटी चीज़ ऐसी असहमति की हो जिसमें हमें लगे कि केंद्र सरकार को ये नहीं करना चाहिए या लगे कि एलजी साहब को ये नहीं करना चाहिए, हम संकट के इस समय में उसको कोई इशू नहीं बनाना चाहते। हम सीधे चाहते हैं कि लोगों को जो चिकित्सा सुविधा चाहिए, कोरोना इतनी बड़ी महामारी है कि इसको कोई एक सरकार मिलके अपने बूते पे नहीं रोक सकती है, वो चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमने दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें जो बहुत सक्षम मानी जाती हैं, एडवांस कंट्रीज माने जाते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न माने जाते हैं, हमने उनको भी धराशायी होते हुए देखा है। तो वैसे में अप्रोच यही है आज भी और आगे भी यही रहेगा कि संकट के इस समय में किसी मतभेद की वजह से दिल्ली वाले को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हर चीज को किनारे करते चले जाइए। केवल और केवल दिल्ली के हित के लिए हमें काम करना है, जरूरत पड़ी तो उसी के लिए लड़ना भी है। 2013 से 2016 के बीच अक्सर देखा गया कि जब प्रधानमंत्री जी केंद्र में सरकार बनी 2014 में, जब मई में वो प्रधानमंत्री बने, अरविंद जी सीएम पहले से ही थे, तो 2014 से 2017 के बीच में काफ़ी टकराव रहा। प्रधानमंत्री को आप लोग हर मुद्दे पर घेरते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन जब अरविंद जी दोबारा चुन के आए हैं इस बार या उससे कुछ महीना पहले से ही, एक बहुत ही सम्यक जो है कहा जाता है कि संतुलित अप्रोच लेकर चल रहे हैं। क्या उन्होंने समझ लिया कि हमें प्रधानमंत्री से नहीं लड़ना चाहिए, या आप लोग ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं पहले से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, पहले उतना अच्छा नहीं कर रहे थे इसलिए आप लोग उनको घेरते थे और उनकी आलोचना खूब करते थे? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, आदमी आगे बढ़ता है तो सीखता भी है, चीज़ों को समझता भी है, समय के साथ अनुभव भी परिपक्व होता है, तो आप उसको उस रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन जब से अभी चुनाव हुआ है दिल्ली और देश भर में और बल्कि दुनिया भर में ये कोरोना की महामारी से लोग जूझ रहे हैं। वैसे में किसी राय पर, किसी ऐसे उस पर मुद्दे पर आपस में विरोध हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में होंगे, दो पार्टियां, दो सरकारें, दो संस्थाएं, विरोध होना या मतभेद होना या दो राय होना लाजमी है। लेकिन उनको सामने लाके इस वक्त उनको सेटल करने की कोशिश करना और उसकी जगह फिर कोरोना को पीछे कर देना, आज की तारीख में देश और दुनिया के लोग अपनी अपनी सरकारों से केवल और केवल ये चाहते हैं कि आप हमें कोरोना से लड़ने में मदद करें, हमारे को बचाने के लिए जो भी हो सकता है करें। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कमिट होकर ये काम कर रही है कि इसलिए मैंने आपको पीछे अभी बोला कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त सबसे अहम उनको लगता है कि किसी भी रूप में दिल्ली वालों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है, कोरोना पर नियंत्रण पर लाना बहुत ज़रूरी है, और उनकी उस मेहनत के नतीजे दिख रहे हैं। इस बात को अब सारे लोग मान रहे हैं कि इस अप्रोच से सारी सरकारें, सारी संस्थाएं साथ आके दिल्ली में लड़ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हद तक आप लोगों की बात सुनकर एक उचित फैसला दिया जिसका आपकी सरकार ने स्वागत भी किया था। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा था, उसके पीछे क्या वजहें थीं, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो निर्णय आया आप लोगों को उससे कितनी मदद मिल रही है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में? वो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने बोला कि अरविंद जी के जो 2016 की लड़ाइयाँ थी वो अब नहीं लड़ते हुए दिखते हैं, तो वजह उसकी वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें जड़ में है कि 2018 से पहले चारों तरफ ये सिस्टम बना रखा था कि हर फाइल, हर मंजूरी, हर काम, सीसीटीवी लगवाने तो, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने तो, मोहल्ला क्लिनिक खोलने तो, स्कूल, सब चीज़ें इन्होंने ऑर्डर कर रखा था, एलजी साहब के पास तक जाती थी, जिसमें फिर एलजी साहब की तरफ से जाहिर है एक पॉलिटिकल डिसीजन होता था और उसमें टांग अड़ाई जाती थी या रोका जाता था, तो उसको लेकर लड़ाई झगड़े होते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, माननीय अदालत के फैसले के बाद में ये परिस्थितियां बदल गई। उन्होंने साफ कहा भाई दिल्ली की चुनी हुई सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों में फैसला लेने के लिए सक्षम है। उसके बाद से फिर फाइलें जानी बंद हो गई, फाइलें जानी बंद हो गई तो लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए।
वो लाजमी था। लड़ाई झगड़े इसी चीज़ के लिए करते थे। वो हम कहते थे सीसीटीवी लगाने, वो कह रहे नहीं लगाने देंगे। हम कहते थे हॉस्पिटल बनाने, मोहल्ला क्लिनिक बनाने, वो कहते हैं कि इसमें तो फलाना 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 वजह से भी रोक के रखेंगे। तो इन्हीं पे लड़ाई झगड़े होते थे। आज जब हम दिल्ली के लिए लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि जैसा बोला अभी मैंने कि कोई भी सरकार अपने दम पे कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएगी। सबको साथ आना पड़ेगा, समाज को भी साथ आना पड़ेगा, व्यक्तियों को साथ आना पड़ेगा, सारी सरकारों को साथ आना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ सकते हैं। और दिल्ली में ये मॉडल सफल होता दिख रहा है। बिल्कुल। सरकार अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों के लिए बेड तो बढ़ा रही है, मगर अस्पतालों के सामने सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर्स व नर्सिंग स्टाफ की कमी है। इस कमी को कैसे दूर करने की दिशा में आप लोग प्रयास कर रहे हैं, या जहां कमी हो जाती है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? इसमें जो हमारा मॉडल है, इसमें बेड्स को बढ़ाने का दिल्ली में, वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सभी मेडिकल अधिकारियों को ये पावर दे दी है, नीचे हर एक हॉस्पिटल के इंचार्ज को, कि आप सरकार के सिस्टम का इंतजार मत करिए कि सरकार का सिस्टम चलेगा, फिर वो एम्प्लॉयज़ को लेके आएगा, भर्ती प्रक्रिया करेगा, उसमें तो वर्ष लग जाता है। आपको जितने लोग चाहिए, आप वॉक इन इंटरव्यू करिए, आप छोटा मोटा कोई ऐड निकालना है ऐड निकालिए, लेकिन आप अपने संपर्कों से संपर्क करिए, लोग ले आइए। हमने अपने अपने हॉस्पिटल के इंचार्जेस को एम्पावर किया है। उसकी वजह से अभी हॉस्पिटल्स में किसी तरह का इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। आगे आएगी। हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे यहाँ के मेडिकल प्रिंसिपल्स, वीसीज, सब ने मिलके एक अच्छी तैयारी की है कि और किन किन रिसोर्सेज से मेडिकल स्टाफ आ सकता है। जैसा आपने जिक्र किया, छतरपुर में जो सेंटर बना है, मेडिकल सेंटर 10,000 बेड के लिए, वहाँ पर 1,000 बेड के लिए अभी मेडिकल स्टाफ आईटीबीपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया है। हमारा एक कॉमनवेल्थ में सेंटर बना है, एक एलएनजेपी के सामने सेंटर बना है, वहाँ पर वॉलंटरी संस्था डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से मेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है। तो समाज के अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, सबसे हम मदद मांग रहे हैं और सब को मुख्यमंत्री जी खुद बात कर करके मदद मांग रहे हैं और मिल रही है। बिल्कुल। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और पलायन बड़ी समस्या रही थी। अब प्रवासी मजदूर फिर से दिल्ली वापस आ रहे हैं। उनको रोजगार और काम उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या रणनीति बनाई है और किस तरह से बनाई है? दिल्ली का अपना एक कैरेक्टर है रोजगार को लेके, व्यापार को लेके, ट्रेड को लेके। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है दिल्ली, वैसे वैसे यहाँ पटरी पर जिंदगी लौटेगी, तो काम बढ़ेगा लोगों का और लोगों को कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी, व्यापारियों को कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी, दुकानों को कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि दिल्ली का व्यापार, दिल्ली का जो ट्रेड है, वो पटरी पर लौट आए, दिल्ली में कामकाज पटरी पर लौट आए। अपने आप जो कामकाज पटरी पर लौटेगा तो लोगों को, काम करने वालों की, अपनी टीम की, अपने कलीग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो अपने आप फिर उनकी ज़िंदगी भी पटरी पर आएगी। कई लोग हमसे लगातार ये पूछते रहते हैं कि आखिर में रात्रि 10 बजे से 5 बजे कर्फ्यू लगाने का क्या पर्पज है? रात में 10 बजे तो अपने आप कर्फ्यू जैसा सिचुएशन हो जाता है। ऐसे वक्त में जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, उनका धंधा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगर इसको समाप्त कर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को काम पर लौटने की आज़ादी मिल जाएगी, उनका काम मिल जाएगा और थोड़ा सा दिल्ली सरकार को भी बड़ा फायदा होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसमें दिल्ली सरकार को जो भी गाइडलाइंस फॉलो करनी है पूरे देश में, वो केंद्र सरकार बना रही है। और हम तो चाह रहे थे मेट्रो भी खुल जाए, और हमारे हिसाब से आपकी जो व्यू पॉइंट है मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि केंद्र सरकार बहुत सारे विशेषज्ञों के साथ में, बहुत सारे इस चीज़ों को समझने वालों लोगों के साथ में बात करके, चर्चा करके कुछ फैसला लेती होगी। और अगर कहीं कुछ ऐसी बात होती है तो हम उनके सामने रखते भी हैं। 10 बजे के बाद शायद मार्केट बंद रखने की मंशा उनकी जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि अभी थोड़ा अनलॉकडाउन भी धीरे धीरे ग्रेजुअल तरीके से किया जा रहा है। पहले 9 बजे तक खुला था, अब 10 बजे तक खोल दिया गया है। दिल्ली में जिस तरह से अब चीज़ें स्टेबलाइज हो रही हैं, तो हम अपेक्षा रखेंगे और केंद्र से बात भी करेंगे इस बारे में कि थोड़ा सा लॉकडाउन की ये जो रात वाली परिस्थितियाँ हैं, इनको भी बदला जाए, मेट्रो को भी चालू किया जाए, ताकि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध हो। बिल्कुल।
कोरोना संकट के चलते दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मनीष जी कितना नुकसान हुआ है, इस वजह से दिल्ली के विकास की योजनाओं पर कितना असर पड़ा है। और मैं आज इस मंच से आप लोगों की तारीफ भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सीमित संसाधनों में दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे में कोरोना के बाद विकास कार्यों को कैसे जारी रखा जाएगा? इसमें दो चीज़ें हैं, एक दिल्ली के लोगों की अर्थव्यवस्था और एक है दिल्ली सरकार का रेवेन्यू और दिल्ली के विकास कार्य जो दिल्ली सरकार की ओर से किए जाते हैं। जी। लोगों की अपनी ज़िंदगी की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हुई है। एक कनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस या करोल बाग में काम करने वाला व्यापारी ये मान रहा है कि अभी सेल उसकी 10% से 20% ही रही है पिछले वर्ष के जून महीने जुलाई महीनों के मुकाबले। तो अगर उसकी सेल 10% 20% है, मार्केट में कंजम्पशन नीचे है, सेल नीचे है, तो उसका असर ज़ाहिरी तौर पर दिल्ली सरकार के रेवेन्यू पर भी पड़ता ही है। अगर आंकड़ों से देखें तो पिछले साल अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर होता है, फाइनेंशियल लैंग्वेज में क्वार्टर कहते हैं इसको, उस क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में हमें 7,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था और इस बार केवल 2,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है, जो अपने आप में इस बात का द्योतक है कि 5,000 करोड़ के करीब तो रेवेन्यू इस 3 महीने में ही सरकार को लॉस हुआ है। इसीलिए हमने आदेश दिए हुए सरकार में कि महामारी के संकट के समय में सरकार अपने सारे डेवलपमेंट कार्यों को होल्ड पे रखेगी, सिवाय हेल्थ, सैलरीज और बहुत एसेंशियल जो काम है उनको छोड़कर। अभी क्योंकि पैसा नहीं है तो अभी उसी तरह के काम किए जा रहे हैं जो बहुत एसेंशियल हैं या सैलरी से रिलेटेड हैं या हेल्थ से रिलेटेड हैं। उसके अलावा कोई सरकार की ओर से काम किया नहीं जा रहा है। हमने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है अभी फौरी तौर पर, और जिस तरह से अभी कोरोना से लड़ने में अन्य मसलों पर केंद्र सरकार आगे आई है, हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को आर्थिक सहायता देने के मुद्दे पर भी आगे आएगी। दिल्ली सरकार बिजली, पानी समेत कई मुफ्त योजनाएं चला रही हैं। चुनावी समय में आपकी पार्टी ने हर झुग्गीवासी को पक्का मकान देने समेत 10 गारंटी कार्ड योजना का भी ऐलान किया था। क्या मौजूदा आर्थिक हालात को देखते हुए इन योजनाओं को होल्ड पे रखा जाएगा या इन पर भी गहरा असर पड़ेगा? नहीं, अभी तो देखिए, अगर देखें चुनाव के बाद हमारे कार्यकाल की शुरुआत ही है। शुरुआत के 4-5 महीनों की जो ये घटनाक्रम है उसका असर थोड़ा कुछ योजनाओं को डिले करने पे पड़ता दिख रहा है, लेकिन किसी भी योजना को 5 साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे, ये अभी भी हमारा कमिटमेंट है। हमने 10 गारंटी जो केजरीवाल की 10 गारंटी के नाम से मशहूर हैं, वो जो कुछ भी उसमें कहा है उन सब को हम अभी भी गंभीरता से ले रहे हैं और उन पर काम करने के लिए पूरी रणनीति बनाएंगे जैसे ही कोरोना से बाहर निकलते हैं। दिल्ली वासियों को 10 गारंटी देने वाले गारंटी कार्ड में प्रदूषण को 3 गुना तक कम करने का वादा भी शामिल है। इस दिशा में सरकार की ओर से क्या पहल हो रही है? प्रदूषण को कम करने की दिशा में आप लोग क्या योजना बना रहे हैं? प्रदूषण के लिए तो जो हमने दिल्ली में ग्रीन बेल्ट बहुत बढ़ाई है, इसके साथ साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर पड़ोसी राज्यों से भी बात कर रहे हैं कि जो पराली के समय का पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ई व्हीकल पॉलिसी दिल्ली सरकार ने लागू की थी अभी थोड़े समय पहले, जिसमें एक फेज वाइज मैनर में दिल्ली से जो डीजल व्हीकल है, जो पेट्रोल के व्हीकल हैं, जो पॉल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल हैं, उनको आउट करके ई व्हीकल धीरे धीरे पूरी दिल्ली एक लंबे समय में, क्योंकि एक साथ इतने लाखों करोड़ों वाहनों को ट्रांजिट करना संभव नहीं है और किसी के लिए भी संभव नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके फेज वाइज तरीके से दिल्ली में ई वाहन की प्रक्रिया शुरू की जाए। उसलिए ई व्हीकल पॉलिसी बनाई है, उसमें सब्सिडी से लेके ई चार्जिंग से लेके तमाम योजनाएं उसमें शामिल हैं। ये उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र से जो आपने कहा कि 5,000 करोड़ की मदद मांगी है, इस पर आपको कोई आश्वासन मिला है या आपकी ओर से सिर्फ रिमाइंडर ही जारी है? अभी तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है। मतलब उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ के केंद्र दिल्ली के मामले में कोरोना से लड़ने में भी मदद कर रहे हैं तो फिर उसमें भी करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना संकट में आर्थिक मुश्किलों का असर मेट्रो फेज 4 की योजना पर भी पड़ सकता है। मेट्रो पिछले 3 महीने से बंद है, क्या कहना चाहेंगे आप?
मेट्रो बंद है, उसका भी नुकसान होगा क्योंकि लोग यूज़ करते हैं मेट्रो, तो उसका किराया भी आता है, रेवेन्यू भी आता है, कर्मचारियों की तनख्वाह और बहुत सारे एक्सपेंडिचर तो मेट्रो को उठाने ही पड़ रहे हैं। और अब आने वाले समय में जो योजनाएं थीं उसमें सरकारी फंडिंग की कमी तो रहेगी, तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन हमारी कोशिश, जैसे ही स्थितियाँ थोड़ी सामान्य होती हैं, कोशिश यही रहेगी कि इकोनॉमिक सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, और इकोनॉमिक सेक्टर बढ़ेगा, दिल्ली फलेगी फूलेगी तो टैक्स भी आएगा। बिल्कुल। क्योंकि आपको याद होगा 2015 में दिल्ली का जो टैक्स था वो 30,000 करोड़ का होता था, जो बजट था। 2020 तक आते आते वो बजट, 2019 का बजट जो था वो 60,000 करोड़ रुपए डबल हो गया था। तो उस बात, वो इसलिए हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री जी का एक दूरदर्शी नेतृत्व रहता है और ईमानदारी की सरकार चलती है। तो 5 साल में हमें उम्मीद है कि इन सब चीज़ों से निपट लेंगे और आर्थिक प्रगति भी होगी, शहर की डेवलपमेंट के कार्य भी होंगे। दिल्ली की मेहनत, दिल्ली वालों की मेहनत और दिल्ली वालों के कमिटमेंट पर हमें पूरा भरोसा है। उस सबको आगे लेके चलेंगे तो दिल्ली खड़ी होगी। ये थोड़ा सा अभी टेम्परेरी फेज है जो सारी दुनिया में आया हुआ है, दिल्ली भी उसका शिकार है। अभी तो हम सबको इससे निकलना है पहले। मनीष जी, दिल्ली में जो शिक्षा का स्तर आपने सुधारा और जो सरकारी स्कूलों से लोग नाक भौं सिकोड़ लेते थे, जो भी मिडिल क्लास के लोग होते थे, अपने बच्चों को कॉन्वेंट इधर उधर भेजने के जुगाड़ में लगे रहते थे, बड़ी कोशिशें करते थे। मुझे भी आपके कई बनाए स्कूलों को देखने का मौका मिला। वाकई मैं ये कह सकता हूँ सहारा न्यूज़ नेटवर्क के इस मंच से कि किसी कॉन्वेंट स्कूल से आपने ज़्यादा अच्छा अपना स्कूल बना के दिखाया है। मनीष जी, कैसे संभव हो पाया और कितनी मुश्किलों का सामना किया आपने दिल्ली में शिक्षा के स्तर को सुधारने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, एक माहौल क्रिएट करने में और अध्यापकों और टीचरों के अंदर ये भरोसा पैदा करने में कि हम कर सकते हैं, वी कैन? अध्यापकों और टीचर्स पर सबसे पहले तो खुद भरोसा किया जी। हमने उनको कहा कि भाई जितना आप शिक्षा को जानते हो उतना हम नहीं जानते हैं। मुझे याद है 2015 में जब सरकार बनी थी उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सारे प्रिंसिपल्स के साथ में त्यागराज स्टेडियम में एक मीटिंग की थी जी। और उसमें उन्होंने यही कहा था, भाई हमको ये अपेक्षा है, हमसे जनता को ये अपेक्षा है कि हम सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाएं, उनको इम्प्रूव करें, उनको वहाँ शिक्षा का स्तर सुधारें। ये काम हमारे प्रिंसिपल्स को करना है। इस काम को करने के लिए प्रिंसिपल्स को सरकार से क्या चाहिए वो आप हमें बताइए और खुल के बताइए। आप अभी तक की परंपराओं में क्या नहीं मिल रहा, क्या मिलना था चाहिए था, वो सोच के बताइए, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बताइए। तो हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने बहुत सुझाव दिए उस वक्त मुख्यमंत्री जी को। वो पहला इंटरवेंशन था भरोसा कायम करने का, और इस जैसे बहुत इंटरवेंशन हुए। जब प्रिंसिपल्स की तरफ से बहुत सारे सुझाव आए तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भाई इनको पूरा करने के लिए जितना भी बजट की ज़रूरत है वो बजट लगाया जाए। तो जब बजट हम बनाने बैठे तो पहले ही बजट में 25% एजुकेशन पर खर्च किया गया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। बिल्कुल। पहले 12% दिल्ली में खर्च होता था, लगभग 25% खर्च हुआ, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा बजट हो गया। तब से लेके पिछले 5 साल में दिल्ली सरकार का एजुकेशन बजट, कुल बजट का हर साल करीब 25-26% रहता है। तो एक सरकार की प्राथमिकता में एजुकेशन को लाना बहुत इंपॉर्टेंट कदम था। वो बजट के लिए भी मुख्यमंत्री खुद रिव्यू हर हफ्ते सारी योजनाओं का करते थे। तो मुख्यमंत्री की सरकार की योजनाओं में एजुकेशन को प्राथमिकता पे लाना ये सबसे टफ डिसीजन होता है किसी भी पॉलिटिक्स में, जो यहाँ दिखाई दिया और किया, उसके नतीजे आए 5 साल में। बिल्कुल। दिल्ली सरकार का कहना है कि टेस्ट, आइसोलेशन, प्लाज्मा सर्वेलेंस के सहारे हम कोरोना की लड़ाई जीत जाएंगे, जैसा आपने पहले भी कहा। लेकिन मन में एक सवाल सबके उठ रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, इससे कब इस बला से मुक्ति मिलेगी। इस बारे में कोई डॉक्टरों की सोची समझी रणनीति या कोई प्लानिंग कि ये वक्त आते आते जो है कर्व एकदम फ्लैटन हो जाएगा और चिंता की कोई बात नहीं, ये स्थिति कब तक आ सकती है, क्या अनुमान है? अभी देखिए, समय का अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग देशों में कोरोना के अलग अलग अनुभव सामने आए हैं। दिल्ली देश में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग अनुभव सामने आए हैं उसके उठने और उसके नीचे आने को लेकर, और नीचे आके भी कई जगह ऊपर उठा है। इसलिए हम बिल्कुल सुनिश्चित होकर बैठने की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठने की बात नहीं कर रहे। लेकिन ये जो 5 फॉर्मूला हैं मुख्यमंत्री जी के,
इसमें टेस्टिंग और आइसोलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना, प्लाज्मा, सब ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको जितना हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर देंगे उतना इसके फ्लैट को कंट्रोल, इसके कर्व को कंट्रोल किया जा सकता है जी। और दिल्ली में ये होता हुआ दिख रहा है। कितना समय लगेगा कि हम कह सकें कोरोना से मुक्त हुए, ये तो अब समय बताएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। वैक्सीन अभी हाल फिलहाल में आती हुई नहीं दिख रही, दवाइयाँ कोई ऐसी आती नहीं दिख रही। हेपेटाइटिस सी और एड्स जैसी बीमारियों के लिए भी अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इतना समय हो गया इन बीमारियों को आए हुए, तो कोरोना की वैक्सीन कब आएगी कहना मुश्किल है, कोई दवाई इसकी बन पाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसको समझ लें, इसके स्प्रेड को समझ लें, तो शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके स्प्रेड को, और इसके साथ जिया जा सकता है जैसे हम एड्स या हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों के साथ आज समाज में जी रहे हैं। बिल्कुल। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन के घरों में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। सीरोलॉजिकल सर्वे भी हो रहे हैं। इसके जरिए ये जानने की कोशिश हो रही है कि लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन रही हैं या नहीं। इससे सरकार को कितना फ़ायदा मिलेगा अगर ये सारी जानकारी या डेटा सरकार के पास आ जाता है तो। और एंटीबॉडीज़ को टेस्ट करने का अभी सरकार ने कौन सा मैकेनिज़्म अख्तियार किया है, क्योंकि कुछ डॉक्टरों का कहना है कि जो एंटीबॉडीज़ टेस्ट करने का जो फुल प्रूफ मैकेनिज़्म होना चाहिए वो अभी सफिशिएंटली अपने पास नहीं है। नहीं, एंटीबॉडीज का टेस्ट की पूरी मशीनरी है, उपलब्ध है जी। और सरकार उसको यूज़ कर रही है। हम ये समझते हैं कि अभी जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हुआ है इसकी 10 से मुझे लगता है 5 एक दिन में अब तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इससे ये समझ में आएगा कि 15 दिन पहले लगभग कितनी आबादी को कोरोना हो चुका था। ये एक सैंपल सर्वे है। दूसरा, कंटेनमेंट जोन में हम आज कितने लोगों को कोरोना है, आज जब टेस्टिंग करते हैं तो उससे वो समझ में आता है डोर टू डोर से। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम बनाते हैं अपनी रणनीति कि आगे आने वाले समय में कितने बेड्स की और ज़रूरत पड़ सकती है, कितने लोग बिना बेड के, कितने लोग बिना सूचना दिए, बिना रडार पे आए ठीक हो गए, सरकार के रडार में टेस्टिंग से कितने लोग जान पाए, कितने लोगों के बारे में पता चल पाया, पर बिना टेस्टिंग के भी बहुत लोगों को कोरोना हुआ होगा और ठीक हो गया होगा। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से ये पता चलता है। बिल्कुल। दिल्ली में टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी की वजह से भी मरीजों की मौत के मामले बढ़े हैं, ये बात कहीं कहीं सुनने को मिली है। क्या दिल्ली सरकार कोई डेथ ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार करवा रही है कि भाई जितने लोग मरे उसके पीछे मेजर वजहें क्या क्या रहीं, इससे आगे बहुत मदद मिलेगी कोरोना को समझने में, उनका इलाज करने में, चीज़ें करने में? इस तरह की कोई चीज़ आप लोग करवा रहे हैं? टेस्ट की कमी के कारण तो कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि टेस्ट तो दिल्ली सरकार जितना कर रही है देश में कोई सरकार नहीं कर रही है। आज हम 25,000 टेस्ट कर रहे हैं, 25,000 टेस्ट तक एक दिन में कर रहे हैं। हमारा जो टेस्टिंग का एवरेज है वो राष्ट्रीय औसत से 30 गुना ज़्यादा है। तो टेस्ट की कमी तो दिल्ली में नहीं कही जा सकती। शुरुआती लेकिन जहाँ तक डेथ हो रही है, डेथ की ऑडिट कमेटी हमने बनाई है और डेथ की ऑडिट कमेटी में हमने बाकायदा एक एक डेथ का हमारे यहाँ एनालिसिस होता है कि इस डेथ के कारण क्या थे। इसी वजह से ये टेस्टिंग बढ़ाने के फैसले लिए गए, इसी वजह से जितने भी सरकार की रणनीति बनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का यही कोशिश है कि किसी भी तरह से हमको डेथ रेट नीचे लेके आना है और नीचे लेके आना है। कोरोना लोगों को होगा, इसको रोकना, हमारा ये कहना भाई अब कोरोना किसी को नहीं होने देंगे, ये शायद भ्रम होगा। लेकिन कोरोना की वजह से डेथ जितनी कम से कम हो सके ये सरकार उस पर लगी हुई है। इसीलिए बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए आईसीयू बढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए टेस्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि किसी को टेस्टिंग का जो सस्पेक्ट पीरियड होता है ना कि आज लगा कुछ हो रहा है, कल टेस्ट कराया, परसों तरसों पता चलेगा, वो सारा टाइम अब खत्म हो गया। आपको अभी टेस्ट कराना है, आप आधा घंटे में टेस्ट करा के अपनी रिपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ आ गए हम। काफ़ी तरक्की की हमने और कोरोना को जितना जल्दी हमने समझा है और नियंत्रण पाया है, शायद दुनिया के और देशों से इस मामले में भारत कहीं ना कहीं जरूर आगे है। कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई के लिए आपकी सरकार ऑनलाइन शिक्षा पर फोकस कर रही है। आपने हाल ही में लीड यानी लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा
ब्रीफली बताएं। उपेंद्र जी, पिछले 5 साल में जैसा आपने भी जिक्र किया, हमारे यहाँ एजुकेशन में काफ़ी काम हुआ। जी तो दिल्ली के बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स उस सारे मटेरियल को देखना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों के लोग देखना चाहते हैं क्या मटेरियल डेवलप किया गया। देश भर से हमारे पास भी डिमांड्स आती हैं कि भाई आपने जो मटेरियल किया, डेवलप किया, आपने जो सामग्री बनाई, वो हमें उपलब्ध हो सकती है क्या। तो हमने उसको पोर्टल पे डाल दिया है। वो देश का कोई भी पेरेंट, कोई भी शिक्षक, कोई भी स्टूडेंट अगर उस सामग्री को देखना चाहता है तो दिल्ली सरकार के लीड पोर्टल पर जाकर, जो कि भारत सरकार की दीक्षा से संबद्ध है, उस पर जाकर ये देख सकता है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि किसी भी व्यक्ति को सामग्री, क्योंकि हमारे टीचर्स ने तैयार की है, उसको दिल्ली सरकार द्वारा तैयार सामग्री उपलब्ध रहेगी। दिल्ली में सरकारी स्कूलों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, मॉडल स्कूल बनाने में आपने बहुत कठिन परिश्रम किया है, आपने, मुख्यमंत्री जी ने। ये बताइए कि क्या लग रहा है, स्कूलों को कब तक खोला जा सकेगा एक अनुमान के मुताबिक, क्योंकि 31 जुलाई तक अभी भी शिक्षण संस्थानों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बंद रखा गया है। तो कुछ एक मोटा मोटा अनुमान कि अब जो है एक समय आएगा जब एक कम ज़्यादा करके अभी कहना मुश्किल है, अभी कहना मुश्किल है। सबसे पहले देखिए, स्कूल कॉलेज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह हैं, जहां अलग अलग परिवारों से बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, बिल्कुल वो रहेंगे। अब क्लास में बच्चों को इतना आइसोलेशन के अनुशासन में रखना इतना आसान काम भी नहीं है, और फिर बच्चे ही किस बात के अगर वो इतने अनुशासित हो गए तो वैसे में रिस्क ज़्यादा है। इसलिए सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। हमने केंद्र सरकार के डिसाइड करने से पहले ही ये डिसाइड कर दिया था कि 31 जुलाई तक तो बंद रहेंगे। अब अगर 31 जुलाई तक चीज़ें नियंत्रण में रहती हैं तो अगस्त में स्कूल खोलने पर विचार हो सकता है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। ये जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही इस बारे में कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना का आंकड़ा किस तरफ जाएगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। पर स्टेबिलिटी दिख रही है, इसलिए अगस्त के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक विचार हो सकता है। मनीष जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि इंटरव्यू के हम आखिरी चरण में हैं, आखिरी सवाल कि दिल्ली सरकार इतना इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है, 25,000 के आसपास आपने बताया टेस्टिंग हो जा रही है, डोर टू डोर लोगों को संपर्क करके उनके एंटीबॉडीज टेस्ट का भी एक अभियान चलाया जा रहा है। ये जो मैन पावर मैनेजमेंट है, इसको आप लोगों ने कैसे किया और कैसे लोगों के अंदर ये हौसला भरा कि भाई कोरोना के टाइम में भी आप जो है एक जिम्मेदारी की जगह पर हैं और आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा डर आ गया था और जाहिर सी बात है इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर आप लोगों को लगाना पड़ा होगा। ये कैसे संभव हो पाया, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या रहा? मैन पावर भी लगाना पड़ा है, मैन पावर भी लगाना पड़ा है, साथ साथ जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अधिकारीगण हैं, सब मेहनत से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक अच्छे कैप्टन की तरह से सबका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। बीच बीच में उनकी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं लगातार। हर एक सेक्टर के लोगों से रोज़ाना किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री जी बात करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। खुद फील्ड में जाते हैं। डॉक्टर्स का ये उत्साह है कि हम अपने मुख्यमंत्री को अगर अपने हॉस्पिटल में बताएंगे, बुलाएंगे तो वो आते हैं। तो इन सब से उत्साह बढ़ता है। जब टीम का कैप्टन फील्ड में खड़े होके खुद लीड कर रहा होता है तो बाकी सब लोगों का भी उत्साह बढ़ता है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने एक अलग चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये की है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना से डरता है, उसके मन में सबसे पहला डर होता है कि मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैंने इस समय रिस्क लिया तो। डर लाजमी है बिल्कुल, लेकिन एक कॉन्फिडेंस बनाना, उसके परिवार को फौरी राहत देने के लिए सरकार ने ये कहा हुआ है कि भाई अगर आपको कुछ होता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी परिवार को। साथ साथ जो हमारे स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो कोरोना की ड्यूटी पर है, उनको अच्छे होटल्स में रुकाना, ताकि वो अपने घर से दूर रह के हॉस्पिटल की विभिन्न परिस्थितियों में काम जब कर रहे हैं तो उनको लगे कि सरकार उनकी चिंता कर रही है। तो ये ऐसे छोटे छोटे कई स्टेप्स हैं जिनको मिला के एक दिल्ली में पूरी दिल्ली सरकार एक टीम के रूप में काम कर रही है और वर्तमान में ये मॉडल दिल्ली का सफल होता दिख रहा है। मनीष जी, देश का पहला प्लाज्मा बैंक आप लोगों ने क्रिएट किया और प्लाज्मा थेरेपी का जो आइडिया भी है आप लोगों ने ही ICMR को दिया था और वो काम कर गया। कितनी बड़ी सफलता इसे मानते हैं और प्लाज्मा बैंक कैसे काम कर रहा है? प्लाज्मा बैंक ठीक काम कर रहा है। अभी तो शुरुआती लोगों की थोड़ी हिच है उनके अंदर, डोनेशन देने से लोग कम आगे आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आ रहे हैं प्लाज्मा डोनेशन देने के बाद
वो खुद प्रमाण बन के जा रहे हैं, भाई मैंने प्लाज्मा डोनेट कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम भी डोनेट करके दूसरों की जान बचा लो। वो अब धीरे धीरे पब्लिसिटी हो रही है। जो लोग प्लाज्मा डोनेट करके जा रहे हैं वो खुद इस बात का प्रमाण है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो सिर्फ डॉक्टर्स के कहने पे था कि भाई डॉक्टर्स कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं है, आप दीजिए। अब वो लोग जो खुद डोनेट करके जा रहे हैं वो खुद फील कर रहे हैं कि यार ये तो अच्छा है, ये तो मैंने दे दिया, डोनेशन कर दिया, आप तो दोबारा कर लो अगर करना है तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो अब धीरे धीरे बन रहा है लोगों का, और रोजाना हमारे यहाँ डोनर्स की संख्या बढ़ रही है। मनीष जी, सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो दर्शकों, आपने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को, जो अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार की मिसाल हैं, और दिल्ली सरकार जिस तरीके से एक ईमानदार सरकार के रूप में अपना काम कर रही है, अपने कामों को अंजाम दे रही है, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ आप बराबर साए की तरह उनके साथ रहकर काम करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। और ख़ास तौर से शिक्षा जगत में मनीष सिसोदिया ने जो काम किया है उसके लिए उन्हें हमेशा दिल्ली के शिक्षा जगत को सुधारने के लिए याद किया जाएगा। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर हो रहे हैं एक नया स्पेशल एडिशन लेकर। धन्यवाद, सहारा, प्रणाम।